दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। चूँकि मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, सो हम लोग आज इतिहास का ये जो पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको पढ़ने का काम करेंगे। और पहले पार्ट के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसको हम की बनाने का काम करेंगे। और इसको आपने पढ़ लिया तो फिर आपको सोचना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से आएंगे वो मान के चलिए कि यही इसी में से आएगा, कंफर्म है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि 1848 में फिल इन द ब्लैंक्स एक फ्रांसीसी कलाकार ने लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने विश्व के अपने सपने को साकार करते हुए 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। मतलब ये दिखा रहा है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने एक चित्र बनाया था, जिसमें कि उन्होंने दिखाने की कोशिश किया था कि पूरा जो विश्व है उसमें लोकतंत्र स्थापित हो गया है, सामाजिक गणराज्य बन गया है, और उसको एक सपने के रूप में साकार होते हुए उन्होंने देखा था। उस जो चित्रकार थे उनका क्या नाम था, यहाँ सवाल ये है। तो इस सवाल का जवाब होगा आपका फ्रेडरिक सोरियू इसका जवाब होगा। यही वो फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने ये बनाने का काम किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए आप कि अंकुश नहीं होता है मतलब कोई रोक नहीं होता है, ठीक है। इसका उत्तर होगा निरंकुशवाद। क्या इसका उत्तर होगा? निरंकुशवाद होगा। निरंकुश का मतलब ही होता है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो वैसी सरकार जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, कोई उस तरह की राजतंत्रात्मक सरकार जिसका राजा जो है बिल्कुल निरंकुश हो, तो उस पर कौन रोक लगाएगा? कोई नहीं लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक समाज का एक दृष्टिकोण जो इतना आदर्श है कि वह वास्तव में मौजूद होने की संभावना नहीं है। अब सोचिए कि ये इसको यूटोपिया भी कहते हैं, इसको कल्पनादर्श भी कहते हैं। मतलब ये ऐसा एक थॉट, एक ऐसा विचार है, जैसे कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां अभी भारत में भी शासन करती हैं, तो वो कहती हैं कि हम चाहते हैं कि देश के अंदर रामराज्य आ जाए, ठीक है, मगर जो वास्तव में आता नहीं है बट वो बोलते हैं। तो उसी तरह जो है कि आपका एक विचार सर टॉमस मूर करके कोई था, टॉमस मूर, उन्होंने ही ये विचार लाया था जिसको कि हम लोग कल्पनादर्श कहते हैं, कि जो है आपका आदर्श स्थिति स्थापित हो जाएगा आने वाले समय के अंदर में समाज में। सो ये हो जाएगा कल्पनादर्श, इसका आंसर कल्पनादर्श हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक प्रत्यक्ष मत जिससे किसी क्षेत्र के सभी लोगों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। अब कोई ऐसा मत है, कोई विचार है, ठीक है, उसको स्वीकार करना है। मान लीजिए किसी क्लास में 50 लड़के हैं और 50 लड़कों में कोई एक प्रस्ताव दिया गया, ठीक है, और उस प्रस्ताव में कहा गया कि भाई कौन कौन इसके पक्ष में है और कौन कौन इसके पक्ष में नहीं है। तो एक तरह से जो लोग हैं जो लोग हैं वो जन हो गए, और जन का मत, उनका क्या मत है किसी प्रस्ताव को लेकर के, उसको जनमत संग्रह कहते हैं। तो यहाँ जनमत संग्रह हो जाएगा। ये जनमत संग्रह जो है हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। आपका जूनागढ़ रियासत का जनमत संग्रह के आधार पर ही भारत में विलय कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं। वह राज्य जहाँ लोग निम्न कारकों से जुड़े हुए हों, जहाँ लोगों की बोली समान हो, संस्कृति समान हो और साथ ही पूर्वज समान हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अब इसका आंसर कल्पनादर्श तो होगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में हम लोग देख चुके। निरंकुशवाद भी होगा नहीं, क्योंकि उसके बारे में हम लोग देख चुके। जनमत संग्रह भी नहीं होगा, और लास्ट बचता है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य इसका उत्तर होगा। वैसा मतलब कि आपका देश, ऐसा जगह जहाँ पे लोगों की संस्कृति समान हो, बोली समान हो, और उसको हम लोग राष्ट्र राज्य के रूप में जानते हैं, और बहुत से अन्य कारकों के साथ वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगला है जर्मनी के झंडे में रंग कौन कौन सा था? तो इसका उत्तर जो है भाई हो जाएगा बी नंबर, ब्लैक रेड एंड गोल्ड होगा। इसका आंसर ब्लैक रेड एंड
गोल्ड हो जाएगा। चलिए मित्रों, याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का रूपक कौन है? रूपक मतलब होता है आपका कि एलेगोरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और मतलब कि वो चिन्ह एक तरह से, जैसे हमारे भारत का क्या रूपक है, भारत माता है, ठीक है, ठीक उसी तरह जो है कि आपका ये मारियाना इसकी हो जाएगी, मारियाना, जिस तरह हमारी भारत माता उस तरह मारियाना हो जाएगी और मारियान हो जाएगी। नेक्स्ट है जर्मनी का रूपक कौन है? तो ठीक वही चीज़ है, जर्मेनिया, नाम से ही आपको मालूम चल रहा है जर्मेनिया होगा इसका, जर्मेनिया हो जाएगा, ठीक है। रूपक मतलब वही जिस तरह हम लोग भारत माता समझते हैं उसी तरह। देखिए अगला लिख रहा है कि मसीह, संत और स्वर्गदूत घटनास्थल पर टकटकी लगाए हुए हैं, उनका उपयोग कलाकार द्वारा दुनिया के खाली स्थान के प्रतीक के लिए किया गया है, ठीक है। ये वही आपका चित्र है जो कि आपका फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ये ऊपर से सारे ईश्वर भगवान देख रहे हैं और ये तमाम देश के, अलग अलग देश की जो जनता है वो लाइन लगा के लगी हुई है, वहाँ तक पहुँच रही है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी टाइप का है, मतलब कि स्वतंत्रता की देवी है, वहाँ तक पहुँच रही है। ये दिखा रहा है कि देशों के बीच में दोस्ती है, प्यार है, देशों के बीच में दोस्ती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखिए आप, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में किस क्रांति के साथ हुई? तो ये किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद आप जानते हैं 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी, क्लास 9 से आप पढ़ते इसको आ रहे हैं। तो ये क्रांति जो थी आपका फ्रांसीसी क्रांति थी। ओके दोस्तों, आगे देखिए, ला पैट्री के विचारों का क्या अर्थ है? ये दो विचार थे, ला पैट्री और ली सितोयन, ठीक है। अब इसमें आपका ला पैट्री इसको शायद मतलब कि इसको मानता है कि पितृभूमि से ये जुड़ा हुआ है, आपका ला पैट्री पितृभूमि, और फिर आपका ली सितोयन भी जो है आपका वो ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, ला पैट्री, ला पैट्री और ला सितोयन। सितोयन जो है ये मुझे लग रहा है कि ये आपका सितोयन मतलब आपका सिटीजन बोल के मतलब नागरिक से जुड़ा हुआ ये चीज़ है, ठीक है। ये विचार आपका ला पैट्री, ला सितोयन, ली सितोयन, ये फ्रांसी क्रांति से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 1789 ईस्वी की फ्रांसी क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आया? क्या चेंजेज हुए फ्रांसी क्रांति के बाद? तो भाई चेंज हुआ था, बहुत सारा बदलाव हुआ था। पहला बदलाव है, फ्रांस में फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। सही बात है, ये जो वहाँ के मतलब कि स्थानीय भाषाएं थी उन सबको ये कर दिया गया और फ्रांस को ही पूरा राष्ट्र का भाषा मान लिया गया। तो ये आपका ये सही ऑप्शन है एक। दूसरा है, नया झंडा, नया तिरंगा झंडा पेश किया गया, ये भी तिरंगा झंडा पेश किया गया, ये भी सही है। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, वहाँ का एक प्रतिनिधि सभा था स्टेट जनरल, और बाद में जब क्रांति हो जाता है तो स्टेट जनरल वाले जो लोग थे जिसमें किसान वगैरह शामिल थे, आम लोग, उन्होंने कहा था कि हम लोग नेशनल असेंबली हैं, हम लोग इस देश के संसद हैं। तो वही बाद में जब बदलाव होता है, चेंज होता है, तो आपका इसको नेशनल असेंबली के रूप में माना गया था। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1789 की फ्रांसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो ये तो आसान सवाल का जवाब है। देखिए इसमें कौन था, इसमें भैया लुई 16 थे। लुई 16 के समय ही क्रांति हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्रांतिकारियों ने आगे घोषणा की कि यह तानाशाही से खाली स्थान के लोगों को मुक्त करने का मिशन और फ्रांसी राष्ट्र की नियति थी। ये मतलब कि क्रांतिकारी जो थे जिन्होंने आपका बदलाव चाहा, जो चेंज चाहते थे, यूरोप के संदर्भ में ये बातें हैं। अगला देखिए, 1804 का नागरिक संहिता किसने पेश की थी? अब एक नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। आप देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कैसे पावर में आता है फ्रांस के अंदर, और आने के बाद जो है कि आपका वो अपना एक नियम कानून बनाता है। संहिता मतलब कानून होता है या नियम होता है, इसको इंग्लिश में लोग नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो नेपोलियन ने बनाया था नागरिक संहिता 1804 में, और नेपोलियन बोनापार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेपोलियन बोनापार्ट के नियम का दोष, उसने जो नियम बनाए थे उसका दोष क्या था? तो दोष ये था कि उसने टैक्स बढ़ा दिए थे, ठीक है। दोष था कि उसने टैक्स बढ़ा दिए थे। सेंसरशिप लगाई थी। सेंसरशिप मतलब कि कुछ भी आपको छापना है, कुछ भी आपको लिखना है, तो उन तमाम चीज़ों पे वो निगरानी करवाते थे अपने लोगों से। फिर फ्रेंच सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, और हर लोगों को मतलब कि मजबूर किया गया कि
हर एक परिवार से मान के चलिए कि आपको सेना में शामिल होना है, फ्रेंच सेना में, चूँकि आधा यूरोप जीत चुका था नेपोलियन और बहुत जगह सत्ता परिवर्तन कर दिया था, और ये तमाम चीज़ें जो उसने लागू कर दी, जिसके कारण उसके प्रति लोगों का अंदर असंतोष भी आ गया था। शुरुआत में तो लगा था कि ये मुक्तिदाता है, मगर बाद में थोड़ा उसके प्रति नाराज़गी लोगों में आ गई थी। तो इसका सब हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेपोलियन ने नेपोलियन कोड कब पेश किया? देखिए ये सवाल अभी तुरंत हम लोग गुजरे हैं इससे, तो इसका आंसर आप जान ही रहे हैं क्या है, 1804 है, इसमें किया गया था। नेक्स्ट है, कब यूरोपीय शक्ति से नेपोलियन हार गया? अब कब हारा था नेपोलियन, आप बताइए। नेपोलियन हारा था 1815 में, वाटरलू के युद्ध में हारा था वो, ये सवाल आगे हो सकता है आए। 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी। जो भी आपके लोग थे, मतलब कि जो इसके विरोधी थे, जो राजतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, पुनः स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों ने मिलकर के आपका नेपोलियन को हराने का काम किया। अब अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन है 20 नंबर के, उस लड़ाई का नाम बताइए जहां यूरोपीय शक्ति से नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। तो फाइनली हार के बारे में शायद पूछ रहा है ये। हालांकि लिप्जिंग की लड़ाई भी हुई थी, जिसमें कि आपका वो निकल चुका था वहाँ से, वहाँ भी उसको शिकस्त मिली थी, बट फाइनली वो हारता है वाटरलू की लड़ाई में। ठीक है, वाटरलू की लड़ाई में हारता है आपका वो, और वाटरलू की लड़ाई में हारता है नेपोलियन। अगला लिख रहा है कि प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रत्यय, यहाँ जो प्रत्यय का अर्थ है वो उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, बल्कि यहाँ इसका अर्थ हो जा रहा है वोट का अधिकार। ठीक है, वोट का अधिकार हो जा रहा है। अगला है कि एले ये माप की इकाई थी। एले जो थी वो आपकी माप की इकाई थी, कपड़ा माप की इकाई थी। कपड़ा को मापने के लिए जो है कि आपका पैमाना होता है ना, जैसे हम लोग मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, तो उस तरह जो है कि एले जो थी वो कपड़े की माप की इकाई थी। एले कपड़े के माप की इकाई थी, कपड़े के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि खाली स्थान में जोल्वरिन का गठन किया गया था। जोल्वरिन व्यापारियों के लिए था ये आपका। इसका गठन जो है वो हुआ है 1834 में इसका गठन हुआ है, 1834 में हुआ इसका गठन। ठीक है, आगे बता रहा है कि जोल्वरिन क्या था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जोल्वरिन जो था वो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था, मुद्रा नहीं था, राजनीतिक दल नहीं था, ये सीमा शुल्क संघ था, जो व्यापारियों का एक संघ था। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जोल्वरिन जो एक संघ है, ये किसका संघ था, मतलब कि तो ये व्यापारियों से संबंधित था। आप इसका उत्तर ये दीजिएगा। नेक्स्ट है कि जोल्वरिन का गठन खाली स्थान की पहल पर किया गया था और अधिकांश जर्मन राज्यों द्वारा इसमें शामिल किया गया था। अब किसके पहल पर ये जोल्वरिन का गठन किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट जब था उस समय उसने 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था। ठीक है, और उसमें एक सबसे बड़ा जो राज्य था वो प्रसा था। प्रसा जो जर्मनी का ही एक राज्य था, और इसी की पहल पर जो है कि आपका ये बनाया गया था, राज्यों द्वारा इसको बनाया गया था, जोल्वरिन को गठन किया गया था प्रसा के द्वारा। जंकर कौन थे? तो जंकर जो थे वो आपके बड़े ज़मींदारों को जंकर कहा जाता था, बड़े ज़मींदारों को। चलिए मित्रों नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, खाली स्थान शासन ने नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद फ्रांस में स्थापित किया गया था। खाली स्थान, तो यह आपका जो है कि रूढ़िवादी शासन होगा यहाँ पे, क्योंकि रूढ़िवादी जो आपका चाहते थे कि राजतंत्र स्थापित हो, पुराना सिस्टम स्थापित हो, सामंतवाद स्थापित हो, हाँ, राजशाही स्थापित हो, तो यही रूढ़िवादी सोच थी इन लोगों की। तो इसका आंसर रूढ़िवादी होगा। रूढ़िवादी शासन ने नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद फ्रांस में स्थापित किया गया था। जब नेपोलियन को हरा दिया जाता है उसके बाद फिर से वहाँ पे रूढ़िवादी शासन स्थापित होता है, फिर से आपको वहाँ पे राजा लुई 18 को बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वाटरलू की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में, और उसके बाद एक वियना कांग्रेस हुई थी या वियना संधि हुई थी, जिसमें आपका नेपोलियन हार गया था, और ये संधि वियना की संधि कहलाती है। ठीक है, 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो थी, मतलब नेपोलियन के बाद जो व्यवस्था आई थी वो कैसी व्यवस्था थी? तो वो व्यवस्था सिंपल सी बात है, रूढ़िवादी व्यवस्था थी, मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वो निरंकुश ही होगी, जाहिर सी बात है, जिसमें कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। नेक्स्ट है, वियना संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव
नहीं है। वियना संधि के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं है, मतलब वियना संधि का प्रभाव क्या नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रभाव नहीं हुआ, मतलब वियना संधि हुआ तो बहुत से समझौते हुए, जो भी चीज़ हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, क्या बदलाव नहीं हुआ। तो बोरबन राजवंश को बहाल किया गया था, ठीक है, ये राजवंश स्थापित कर दिया गया, ठीक है। मगर दूसरा जो दे रहा है कि 39 राज्यों का जर्मन परिसंघ बदल दिया गया, ये नहीं होगा। ये तो हुआ था मगर ये नहीं हुआ था, ठीक है। फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जो नेपोलियन के अधीन थे, ये भी सही है। रूस को पोलैंड मिला, ये सब सही है, बट ये गलत है। तो इसमें आंसर हम लोग को यही चुनना है, बी नंबर। ओके, तो अगला है, नेक्स्ट है, खाली स्थान ने जूसेफ मेजनी को कहा था कि हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। अब मेजनी जो थे वो इटली के थे और वो एक बहुत बड़े विचारक थे, मतलब विचार इन द सेंस ऑफ द, मतलब वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन से भी जुड़े हुए थे। वो बदलाव चाहते थे, परिवर्तनवादी थे। और जो मेटरनिक था वो रूढ़िवादी था, वो बदलाव नहीं चाहता था। ड्यूक मेटरनिक जिसका नाम है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये। तो इसने ही कहा था कि हमारी व्यवस्था का हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन अगर कोई है तो उसका नाम है भैया ड्यूक मेटरनिक। ओके, अगला है, कब कैसर विलियम को जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसके बाद कैसर विलियम को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम बिल्कुल। अगला, इतावली क्रांतिकारी जूसेफ मेजनी 1807 में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था, तो ये जेनोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जेनोवा में पैदा हुआ था जूसेफ मेजनी, जेनोवा। अगला है कि खाली स्थान एक राजनीतिक दर्शन है जिसने परंपरा स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों के महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तन के लिए क्रमिक विकास को प्राथमिकता दी। ये आपका 34 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद वही पारंपरिक व्यवस्था, राजा, राजतंत्र, सामंतशाही, हाँ, तमाम व्यवस्थाएं जो थी रूढ़िवाद से जुड़ी हुई हैं। इसका आंसर रूढ़िवाद ही होगा। अगला, यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे। मैंने बताया था कि बहुत से गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का गठन किया था मेजिनी, और एक संगठन और था कार्बोनरी, उसका भी वो सदस्य रहा है। तो इसका आंसर जोसेफ मेजिनी होगा। उसने ही यंग इटली और यंग यूरोप का संस्थापक था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर, खाली स्थान का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव जाति की प्रकृति की इकाई बनाने का इरादा किया था, इसलिए इटली छोटे राज्यों और रजवाड़ों का चिथड़ा नहीं बन सकता था। इटली के बारे में कोई अगर स्टेटमेंट दे रहा है, कोई विचार अगर दे रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो मेजनी ही दे रहा है, हम लोग को ये मानना है, ठीक है। वो चाहता था कि जो इटली है वो भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में रहे, क्योंकि इटली के ऊपर भी बहुत लोग शासन कर रहे थे, उसको अलग अलग टुकड़ों में करके शासन कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। इसलिए आपका मेजनी चाहता था कि इटली जो है वो भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हो, ठीक है। ये जो आज इटली दिख रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं उसी विचारधारा का ही परिणाम है, जोसेफ मेजनी जैसे लोगों के। अगला है, किसको यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। एक इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना क्या होता है। पालना जिसमें बच्चे खेलते हैं, मतलब बच्चे जब पैदा होते हैं तो पालना में झूलते हैं, ठीक है, मतलब उसका वहीं से विकास होता है। तो कहना है कि यूरोप का कौन सा पालना है यूरोपीय सभ्यता का, तो यूनान है, जिसे हम लोग ग्रीस भी कहते हैं। और यूनान जो है वो वहाँ की यूरोप की भाषा हो, संस्कृति हो, धर्म हो, यहाँ तक कि खेल, जो ओलंपिक खेल है ना, उसकी शुरुआत भी अगर हुई है तो यूनान से ही हुई है। तो आपका यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि जब फ्रांस सीखता है शेष यूरोपीय ठंडा पकड़ता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस, हाँ, रेस्ट ऑफ यूरोप मतलब स्कॉल्ड, मतलब ठंडा, स्कॉल्ड मतलब फील कोल्ड, मतलब कि जब फ्रांस सीखता है तो जो रेस्ट यूरोप है, जो शेष यूरोप है, वो क्या होता है, ठंड पकड़ लेता है। मतलब कि फ्रांस जो है वो क्रांति की भूमि रही है, क्रांति की जननी रही है। वो आप देखते हैं किस तरह से लगातार वहाँ क्रांतियाँ हुई हैं। 1789 में हुई हैं, उसके बाद आपका 1830 में हुई है, 1848 में हुई है। और जब जब आपका फ्रांस में क्रांति होता है तो जाहिर सी बात है कि पूरे यूरोप में भी शुरुआत उसकी हो जाती है। और ये स्टेटमेंट किया है ड्यूक मेटरनिक ने। यही ड्यूक मेटरनिक है जो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। कब ग्रीस यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, वही यूनान जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो ये बनता है 1832 के अंदर। कब बनता है,
32 के अंदर बनता है। ओके दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस शताब्दी, ग्रीस खाली स्थान शताब्दी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा है। ऑटोमन साम्राज्य था एक, ऑटोमन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसमें बहुत से अंदर उसके अंतर्गत देश शामिल थे। तो पूछ रहा कि ग्रीस कब उसका मतलब साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में उसका हिस्सा था वो, 15वीं शताब्दी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप 1832 के खाली स्थान की संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, तो फिर वो आपका ग्रीस जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आता है। 1832 की बात है ये। ठीक है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आता है कुस्तुनतुनिया, जिसको आपका कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, ये तुर्की का है। और देखिए अगला नेक्स्ट है कि एक संस्कृति, खाली स्थान एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना का एक विशेष रूप से विकसित करना चाहा। अब यहाँ बात, एक चैप्टर पढ़िएगा आप यूरोप के राष्ट्रवाद में, तो एक चैप्टर होगा, चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है रोमांटिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में रूमानीवाद भी कहते हैं। ठीक है, कि जो युद्ध, जो राष्ट्रवाद है वो बम गोले बंदूक हथियार से नहीं वो पैदा होता है, उससे तो युद्ध लड़े जाते हैं, मगर युद्ध लड़ने की भावना या राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है वो आपका एक सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए जनगण मन सुनते हैं या कोई राष्ट्रीय गीत सुनते हैं, तो किस तरह आपके अंदर एक हौसला पैदा हो जाता है, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम पैदा हो जाता है। तो ये प्रेम कहाँ से आता है? ये प्रेम जो है आपका वही रूमानीवाद है, वही ये सांस्कृतिक आंदोलन का एक हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई थी, राष्ट्रवादी भावना पैदा अगर हुई थी, तो उसको हम लोग रूमानीवाद के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है वोक्सगेइस्ट, क्या अर्थ है? इसको सच्ची भावना के रूप में हम जानते हैं, ये आपका दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। ठीक है, देखिए अगला है कि लिंग के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के विश्वास के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों के बारे में जागरूकता के रूप में जाना जाता है। तो ये महिलाओं को जो समाज में होता है कि बराबर है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पे विश्वास के आधार पर महिलाओं के लिए जो आंदोलन चलता है उसको हम लोग नारीवादी जानते हैं, नारीवाद या फेमिनिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ये नारीवाद आंदोलन हो जाता है, ये महिलाओं को बराबर फैलाने का ये एक आंदोलन है। ठीक है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 45 नंबर का किंग विक्टर इमैनुअल, सी हो जाएगा। ठीक है, किंग विक्टर इमैनुअल हो जाएगा, वहाँ का यह शासक था। और इसी के नेतृत्व में जो है कि आपका इटली के अंदर एकीकरण होता है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो है इटली का एक राज्य था, मजबूत राज्य था, और इसी के नेतृत्व में होता है वहाँ एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान में प्रसा के राजा विलियम फर्स्ट को वर्साय में आयोजित एक समारोह में जर्मन सम्राट घोषित किया गया था। कब किया गया था? जब एकीकरण जर्मनी का हुआ था तब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 46 नंबर का सी 1871 में किया गया था। ठीक है, इसी समय हुआ था। अगला है प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण, मतलब जर्मनी, प्रसा जो था वो राज्य था जर्मनी का एक बहुत बड़ा, और उसी के नेतृत्व में ये हुआ था एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या हुआ? जर्मनी जो अलग अलग 300 टुकड़ों में बटा हुआ था, फिर बाद में 39 राज्यों का संघ हुआ, और उन सबको मिलाकर एक राष्ट्र के रूप में जो आपको आज दिख रहा है वही एकीकरण है। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण जर्मनी के लिए आंदोलन किया। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो जर्मनी भाई ऑटोमन बिस्मार्क, जाहिर सी बात है। ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वो, जिसको हम लोग बिस्मार्क को जान रहे हैं, इन्होंने ही आपका वहाँ तमाम चीज़ें की थी। देखिए अगला है एक्ट ऑफ यूनियन कब हस्ताक्षरित किया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन जो है कि आपका ये 1707 में, ये इसका संबंध इंग्लैंड से है। ठीक है, 1707 में है। नेक्स्ट देखिए, बाल्कन भौगोलिक और जाति। बाल्कन एक आपका एक क्षेत्र था, एक एरिया था जो कि भौगोलिक रूप से जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था। मतलब अलग अलग जाति के लोग रहते थे, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो शामिल थे। मतलब ये तमाम जो मैं नाम पढ़ा ना, ये सारे कंट्रीज़ हैं, और ये सारे कंट्रीज़ एक जगह स्थित थे, एक क्षेत्र में स्थित हैं आज भी। और इन सब क्षेत्रों को हम लोग बाल्कन के नाम से जानते थे। और यहाँ जो लोग रहते थे, जो निवासी रहते थे, वो सब चीज़ में भिन्नता थी उनके अंदर, अलग अलग कंट्रीज़ हैं,
मगर इस क्षेत्र को हम लोग किस रूप में जानते थे? यहाँ के निवासियों को मोटे तौर पर हम जानते थे स्लाव्स के रूप में जानते थे, स्लाव्स के रूप में जानते थे। और यही कारण हुआ कि आपका विश्व युद्ध भी होता है। इसी क्षेत्र को लूटने पाटने के क्रम में सब चाहते हैं कि इस इन एरिया को अपने अंदर कर ले, इसी में झगड़ हो गया, झंझट हो गया। नेक्स्ट है 50 और लास्ट भी है। ये लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का कारण है कौन सा? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल्कन। इसका आंसर हो जाएगा बाल्कन का संघर्ष क्षेत्र जो है वो था। इसी के कारण मैंने बताया अभी जस्ट आपको कि इसी के कारण जो है कि आपका संघर्ष होता है। अब दोस्तों ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है और इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए और हमारा जो चैनल है प्रबल पाठशाला, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इसको, और देखिए सारे क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व होते हैं कैसे। मैं आसानी से बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का काम करूँगा। और चलिए सब लोगों को टाटा बाय बाय।